वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और होली के बाद अब हम अपनी क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मैंने बताया था कि हम हमेशा क्लास लेंगे और डिले नहीं करेंगे। होली की छुट्टियों के बाद दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। और आज पॉलिटी के क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन जितने भी लिए गए वो सब पॉलिटी से लिए। मैंने सोचा है कि पर्टिकुलर जैसे पहले कराते थे मिक्स की MCQ सीरीज करा रहे थे जिसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होते थे, लेकिन अब मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कराएंगे। जैसे आज पॉलिटी है तो कल हिस्ट्री कराएंगे और फिर उसके नेक्स्ट डे कराएंगे साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी भी कराएंगे, ज्योग्राफी भी कराएंगे, करंट अफेयर भी कराएंगे। ऐसे ऐसे हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन करा के चलेंगे, जिससे आपकी बहुत सारे क्वेश्चन की अधिक से अधिक क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो सके। और जिस तरह से क्वेश्चन हम कराएंगे वो आयोग जिस तरह अपना पैटर्न बदल रहा है उस अकॉर्डिंग हम कराएंगे। ये नहीं कि जैसे पहले ढर्रे से चला आ रहा है वही क्वेश्चन बनाएं। और क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है क्योंकि आयोग जिस तरह से पूछ रहा है, क्योंकि अब आयोग कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है और कॉन्सेप्ट विद फैक्ट के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो फैक्ट तो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लगा लेते हैं अपने PPT। आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के MCQ सीरीज। देखते हैं आप कितने तैयार हैं और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर इनमें से आप क्वेश्चन अटेंड ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। और लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन जैसे करेंगे अपने आप हो जाएगा। हाँ, और हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमेशा करते जाइएगा, तो आप उसके साथ साथ पढ़ेंगे भी। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी किस तरह से आपको स्ट्रेटजी रखना है। तो पढ़ेंगे उसके साथ साथ आप ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आराम से आपका RO क्वालिफाई हो जाएगा। और PCS है जो अक्टूबर में लगा है उसके लिए तो भी टाइम है। और आप लगातार, ये है कि टाइम तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता है। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा, भी अक्टूबर अभी ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो पैटर्न बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्टार्ट किया है सीरीज। और इसमें 20 क्वेश्चन ही हैं जिसमें पॉलिटी के हैं। सारे क्वेश्चन पॉलिटी से लिए गए हैं। अब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे, जैसे आज पॉलिटी के लिए हैं तो कल नेक्स्ट सब्जेक्ट के लेंगे। इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट GS में होते हैं विद करंट अफेयर सारे सब्जेक्ट को हम लेके ये MCQ सीरीज अपनी कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यह रहा है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी राज्य की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उनके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है, ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। और दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, यानी कि किसी भी न्यायालय द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि कोई इन्हें फोर्स नहीं कर सकता है, न्यायालय में नहीं जा सकता, ये पूछा गया है। तो आपको बताना उपयुक्त कथनों में ऐसा कौन सा सही है, कौन से सही है, ये आपको बताना है दोनों में। तो केवल एक है, B केवल 2 है, C 1 और 2 दोनों है, और D है ना तो 1 और ना ही 2। तो बताइए कौन सा इसमें सही होने वाला है। तो क्या है, ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, वे लक्ष्य हैं, वे उद्देश्य हैं जो एक सभ्य समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। निर्देशक तत्व, ठीक है, ये स्टेट की पॉलिसी के एक क्या है, ये स्टेट के लिए एक पॉलिसी है, एक निर्देश है जिस तरह से हमें अपना स्टेट का शासन चलाना चाहिए, वो है। ये वे अधिकार हैं जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि नागरिक जो सिटीजन है उन्हें मौलिक अधिकार के अलावा जो अधिकार मिलने चाहिए, ये वे नीतियां हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये के तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, एक सभ्य समाज की व्याख्या करते हैं, वो एक तत्व है या निर्देश है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, हाँ, ये किसी न्यायालय द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, किसी भी न्यायालय द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि इसका हम हनन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत, यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन इसमें नहीं हम जा सकते हैं क्योंकि यह इनफोर्सेबल है, कि इसके यह परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये दोनों बात सही है। इसका अकॉर्डिंग क्या है, जब राज्य इस कैपेबल हो जाएगा इस अकॉर्डिंग तो धीरे धीरे इन निर्देशों को मानता जाएगा। ठीक है, इनको फोर्स नहीं कर सकते राज्य को मानने के लिए। ठीक है, जैसे कि निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के बारे में है और मिड डे मील वगैरह, ये धीरे धीरे जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब नहीं था, धीरे धीरे कि जैसे कि हम इस काबिल होते गए, राज्य इस काबिल होता गया तो धीरे धीरे इन चीज को मानते गए। ठीक है, इसलिए ये फोर्सेबल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, C।
ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि थोड़ा बहुत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हम सिर्फ वन लाइनर की तरह कराते जाएंगे तो फिर ये जो आयोग पैटर्न बदल रहा है उस अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस अकॉर्डिंग हम सिर्फ यही क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि निदेशक तत्व क्या है ये। ठीक है, कि राज्य को चलाने के लिए ऐसी नीति है, ऐसे प्रिंसिपल हैं जो राज्य को मान्य है एक सभ्य समाज के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पे है, ये कथनों नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। सेकंड है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। और थर्ड है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। तो क्या होगा इसमें पूछा गया उपयुक्त कथनों में से कौन सा यानी कौन से सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ठीक है, कौन होगा? तो पहला है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल सही कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक क्या है, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर अनुदान नहीं कर सकती, ये भी बात सही है। ठीक है, राज्यसभा में अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं हो सकता, ये भी लोकसभा में ही हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, लोकसभा में हो सकता है। और थर्ड, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। नहीं, ये तो हो सकता है। वित्तीय विवरण होता है, जो वित्त विधेयक होते हैं, एक होता है धन विधेयक, एक वित्त विधेयक। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन हम करने का टाइम नहीं, क्योंकि अभी हमें ये एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट करा रहे हैं। तो राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि राज्यसभा में भी वित्त विधेयक जो होते हैं उन पर चर्चा हो सकती है, धन विधेयक पर नहीं होती है। ठीक है, तो आप बता दें कि आप धन विधेयक की डेफिनेशन परिभाषा किसमें है, आर्टिकल 110 में। धन विधेयक की किसमें है, आर्टिकल 110 में, यानी अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक। ठीक है, और वित्त विधेयक की जब बात करी गई तो वित्त विधेयक 117 में है। ठीक है, वित्त विधेयक किसमें है, 117 में। वित्त विधेयक की चर्चा किसमें है, 117 में है। ठीक है, अनुच्छेद 117 में की गई है वित्त विधेयक की चर्चा। और वित्त विधेयक की चर्चा के एक वित्त विधेयक फर्स्ट है, वित्त विधेयक फर्स्ट है। ठीक है, ये है अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद है ये 117 1 में। और वित्त विधेयक सेकंड की बात है, वित्त विधेयक, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, वित्त विधेयक सेकंड की बात है, तो ये है अनुच्छेद 117 3 में। ठीक है, किसमें है, 117 3 में दिया गया है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि वित्त विधेयक पे तो चर्चा हो सकती है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। इसमें बताया गया वार्षिक वित्तीय हो सकती है। ठीक, वित्त विधेयक पे भी हो सकती है और वार्षिक वित्तीय विवरण पे भी चर्चा हो सकती है राज्यसभा में। ठीक है, ये कोई नहीं, लेकिन धन विधेयक की बात है तो सिर्फ लोकसभा में आएगा। और राज्यसभा और अनुदान ग्रांटेड की बात हो रही, अनुदान की बात हो रही, तो ये भी सिर्फ लोकसभा में इसमें मतदान हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल 1 और 2। किसी इसमें कहा है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, पर हो सकती, तो ये गलत हो जाएगा और ये दोनों सही है, 1 और 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 और 2 बी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए फास्ट कराते हैं, क्योंकि बच्चों को भी टाइम नहीं होता है, उनको भी पढ़ना होता है और भी। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, ऑप्शन ए, न्यायपालिका एवं विधायिका की शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ऑप्शन सी, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता है, क्योंकि डायरेक्टरी है,
द्वैध शासन है। द्वैध शासन 1919 में सबसे पहले द्वैध शासन लगाया गया था। डायरेक्टली इसमें हम पीछे बता भी चुके हैं। केंद्रीय और प्रांतीय सरकार थी, जो पैरेलल जब सरकार चलती हैं दो, एक, ठीक है, तो एक तो केंद्र में थी, एक प्रांत में थी, ठीक है। इनके अलग अलग शक्तियों को हस्तांतरण किया गया था। तो वो सब हम आपको बता दिए हैं। अभी पीछे आप जाके मत देख लीजिए, लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। और कहीं ये पूछा जाए कि द्वैध शासन कब खत्म हुआ था? 1935 में। और 1935 किसका स्टार्ट हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। तो केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। डायरेक्टरी की बात हो रही है, द्वैध शासन का आंसर हो गया बी। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये बात सही है क्या? और सेकंड है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बात सही है क्या? उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। इसमें क्या होगा कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है क्या? नहीं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? अनुच्छेद 52 के तहत तो आपको पता है राष्ट्रपति, ठीक है, कि 52 के तहत के एक राष्ट्रपति होगा भारत का, ये आपको पता है। प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 के तहत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। 53 के तहत कहा गया कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो अपना शासन अपने अधीनस्थ मंत्रियों के माध्यम से करेगा, ठीक है, अधीनस्थ मंत्रियों के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 53 के तहत कहा गया है ये, ठीक है। आर्टिकल 53 के तहत कहा गया कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ना कि, क्योंकि जितने राज्य के काम होंगे वो सब किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पर, ठीक है। तो ये कहा गया, तो आर्टिकल 53 के कहा गया, और वो अपना शासन किसके माध्यम से चलेगा? अपने अधीनस्थ, यानी कि अपने अधीनस्थ के माध्यम से चलाएगा। अधीनस्थ में कौन आ जाएंगे? प्रधानमंत्री वगैरह ये सब, और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से चलाएगा, ठीक है। ये 53 के तहत कहा गया है, ठीक है। और सेकंड पूछा गया है, तो ये पहला तो गलत हो गया ना ऑप्शन, इसमें प्रधानमंत्री बोला, बल्कि क्या है? प्रेसिडेंट है, ये गलत हो गया। और सेकंड में प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये बोला गया, ये भी गलत है, क्योंकि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? कैबिनेट सचिव होते हैं। और ये कौन से होते हैं? सर्वोच्च, ये क्या होते हैं? ये सिविल सेवक होते हैं, सिविल सेवा के सर्वोच्च अधिकारी। और क्या होते हैं? ये सिविल जो IAS PCS के तरह से कंपटीशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चूज होकर जाते हैं, और सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और वरिष्ठतम सिविल सेवक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सर्वोच्च अधिकारी होते हैं सिविल के, और वरिष्ठतम सिविल सेवक होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट सचिव होते हैं, जो अध्यक्ष बनते हैं किसके? सिविल सेवा बोर्ड के, ठीक है। ये क्या होते हैं? सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और वरिष्ठतम सिविल सेवक होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ही गलत हो गए, तो फिर क्या हो गया? ना तो 1 और ना ही 2, डी ऑप्शन हो गया। ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो क्या, कौन सा आंसर हो गया? डी, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। तो आपकी बात की जाए कि राष्ट्रपति की बात किसमें? आर्टिकल 52 में कहा गया, और 53 के अकॉर्डिंग कहा गया कि वह शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, ये सब उसके माध्यम से कहा गया। तो आंसर डी हो गया आपका, कि ना तो 1 ना ही 2। एक्चुअली अभी कोई काम से मुझे बुला रहा था, ठीक है। अब मेरे पास एक्चुअली भी क्लास ले रहे हैं, टाइम नहीं है, तो एक्चुअली जब क्लास लेते हैं जब भी डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है क्योंकि रिदम बिगड़ जाता है किसी भी चीज़ का, पढ़ा रहे तो रिदम बिगड़ जाता है फिर, ठीक है। तो क्या है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है, ठीक है। कौन से भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है? कौन भारत के संविधान का कस्टोडियन है, ये पूछा गया। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा सचिवालय, और ऑप्शन डी भारत का उच्चतम न्यायालय।
तो बात करी जाए कौन से भारत के संविधान का अभिरक्षक है, कस्टोडियन है, कि जहां पे संविधान का उल्लंघन होगा जहां पे भी, तो वहां पे क्या है, वो व्याख्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, कि यहाँ पे ये संविधान का उल्लंघन हो रहा। तो भारत के संविधान की रक्षा करना, यानी कि उसका अभिरक्षक, उसका कस्टोडियन कौन हो गया, भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ये बात सही है क्या? ठीक है। सेकंड है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। ठीक है, अब आपको लग रहे होंगे ना क्वेश्चन ढंग के है ना क्वेश्चन। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। बताइए कौन सा हो सकता है? भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है? नहीं। वो विधानसभा के क्या हो सकती है? उस राज्य के 1/3 से, यानी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, 1/3 से यानी कि 1/3 विधान क्या हो सकती है? विधान परिषद विधानसभा के 1/3, ठीक है, 1/3 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? 1/3 से अधिक बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन यह संख्या क्या होती है? 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 1/3 से ज्यादा नहीं होंगे और 40 से कम भी नहीं होंगे, 40 सदस्य संख्या से कम भी नहीं होंगे, लेकिन कहीं कहीं पे ये कम भी नहीं होना है, कम नहीं, इतना लिख देंगे हम। ठीक है, कहीं कहीं अपवाद है ये। ठीक है, तो ये 40 सदस्य संख्या कम नहीं होगी और 1/3 से ज्यादा नहीं होगी विधानसभा की और 40 सदस्य संख्या से कम नहीं होगी। ठीक है, ये बात होगी। तो ये कथन क्या हो गया? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया फिर। ठीक है, और सेकंड है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के लिए सभापति को नाम निर्देशित करता है। नहीं, किसी राज्य के राज्यपाल का अगर किसी राज्य का अगर विधान परिषद है, ठीक है, नाम निर्देशित नहीं करता। अगर सृजन करना है, उत्पादन करना है किसी भी राज्य में विधान परिषद का, तो ये पहले तो ये अनुच्छेद किसमें है? 169 में। ठीक है, विधानसभा का सृजन या उत्पादन किसमें है? 169 में है विधानसभा का। एक मिनट, विधानसभा का सृजन और विघटन जो भी है, यानी उल्लंघन नहीं होता, सृजन उत्पादन, ये दोनों है किसमें है? आर्टिकल 169 में है। ठीक है, आर्टिकल किसमें? 169 में। अगर विधानसभा, और अगर ये है कि विधानसभा है किसी राज्य में और विधान परिषद का उत्पादन करना, यानी कि उत्पादन नहीं, सृजन करना है। ठीक है, एक उन्मूलन होता है, उन्मूलन लिख देते, उत्पादन किसी को बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इतना शुद्ध हिंदी भी नहीं आएगी किसी की समझ में। उन्मूलन यानी कि अगर है तो उसको समाप्त करना है, अगर है तो उसे समाप्त करना है। ठीक है, उन्मूलन का मतलब है अगर है तो उसे समाप्त करना है। ठीक है, तो उन्मूलन में है तो समाप्त करना है। तो हम क्या बता रहे थे? किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के नहीं करता है। क्या कौन करता है? ये विधानसभा के प्रस्ताव के बाद, संसद द्वारा विधानसभा के प्रस्ताव के बाद, अगर विधानसभा उस चीज का प्रस्ताव देगी कि हमारे यहाँ विधान परिषद बनानी है, और फिर संसद द्वारा ये किया जाएगा। और कैसे होगा? विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन चाहिए होता है। इसमें किसमें चाहिए होता है? विधान परिषद बनने के लिए विधानसभा इसको प्रस्ताव देगी। ठीक है, विधानसभा प्रस्ताव देगी और संसद द्वारा इसका अनुमोदन होगा और संसद द्वारा ही किया जाएगा। और कब होगा? जब विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तब ये जाके विधान परिषद का सृजन होगा। और आपसे बता दें कि आप कमेंट करके बताइए कि अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं, ये हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों ही कथन रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? और ये भी बता दें कि विधानसभा जो है उसमें विधान परिषद के जो है विधानसभा के सदस्यों से इनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों से ही इनका चुनाव किया जाता है।
ठीक है, तो आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने रहा, ये भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए। भारत की प्रभुता, एकता यानी सॉवर्निटी, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया? ऑप्शन ए संविधान के उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, राज्य की नीति ये तो आपको पता है डीपीएसपी, और संविधान के उद्देश्य का प्रेम्बल। तो बताइए किसमें किया गया है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करना है, इसमें किसमें किया गया? मूल कर्तव्य में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें किया गया है, मूल कर्तव्य में। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए हमारे? ये स्वर्ण सिंह समिति थी, उसके माध्यम ने, इनके रिकमेंडेशन पे ये जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ये जोड़ा गया था। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जल्दी बताएंगे, ऐसे कोई हम टाइम नहीं लेंगे। स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। और स्वर्ण सिंह समिति थी, इन्होंने रिकमेंडेड किया था कि पहले 8 मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए, लेकिन फिर किया क्या गया था? 42वें संविधान संशोधन, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान, क्या लिख रहे हैं, कई बार दिमाग में कुछ और चलता है, अगर कोई बुला रहा होता तो ऐसा लग रहा है तो कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने पहले फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी? 10। ठीक है, पहले कितनी जोड़ी गई थी? 10 जोड़ी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज। और 11वीं ये क्या, जिसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना है। जो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी मूल कर्तव्य है, वो कब जोड़ा गया है? वह जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा। ठीक है, कब जोड़ा गया है? ये 11वां है, क्योंकि 11 मूल कर्तव्य है ना, ये तो पता होगा। और 11वां कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन। ओहो, बार बार ये हो जा रहा है। अमेंडमेंट एक्ट 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसके द्वारा? 2002 द्वारा, यानी 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था 11वें मूल कर्तव्य को? जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का प्रावधान करना है, वो कब जोड़ा गया था? 86वें यानी 46वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति है, इन्होंने रिकमेंड किया था कि क्या किया था? पहले 8 क्या किया था सबसे पहले, लेकिन फिर हुआ क्या था? 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा 10 जोड़े गए थे। क्या? मूल कर्तव्य। ठीक है, और ये किसमें है मूल कर्तव्य की बात कही जाए? किसमें है? 51 का, यानी अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, 51A में इसका दिया गया है मूल कर्तव्य। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा किसमें है? और ये किस, अच्छा ये भी टर्म में पूछ लेते हैं आईएएस में। तो आईएएस में तो टर्म पूछे किस नंबर का? ये भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें, ये किस नंबर का मूल कर्तव्य? तो ये है 3rd पोजीशन का है। ठीक है, 3rd नंबर का है, ये 3rd नंबर का है। ठीक है, कौन सा? अलग अलग है ना, 11 है, तो ये 3rd नंबर का, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इससे ज्यादा कहीं आएगा नहीं। ठीक है, उतना ही हम शॉर्ट में बच्चे करवा रहे हैं आपको, कि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में और समझ में भी आ जाए। ठीक है, और समझ में भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th है, पंचायती राज व्यवस्था मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। फर्स्ट है विकास में जनभागीदारी, और सेकंड है राजनीतिक जवाबदेही, और थर्ड है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और फोर्थ है वित्तीय संग्रहण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है।
ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? पहला है विकास में जन भागीदारी, ठीक है, पहला है विकास में जन भागीदारी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, विकास में जन भागीदारी, ये फर्स्ट नंबर का है, ठीक है। और राजनीतिक जवाबदेही नहीं, फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? सबसे निचले तबके तक भी क्या सुविधाएं पहुंच सके, उन्हें भी कि प्रशासन में जो हो रहा है उसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो क्या है थर्ड पोजीशन पे, थर्ड नंबर पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। विकास में जन भागीदारी यानी कि अगर नीचे पंचायती राज व्यवस्था क्या सबसे मूलभूत इकाई है, फर्स्ट इकाई मानी जाती है, ठीक है। अगर हम क्या बोलते हैं, जब सबसे निचले तबके तक भी सरकार की जो योजनाएं चल रही उनकी सुविधाओं का लाभ मिल सके, ठीक है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके, तो उसका क्या हो गया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गया, क्योंकि कहाँ हो गया कि सबसे निचले तबके तक भी वो सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो कौन सा हो गया? विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन हो गया सी, 1 एंड 3, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये राजनीतिक जवाबदेही ये सब अलग बात है, वित्तीय संग्रहण भी ये अलग बात है, ठीक है। तो क्या हो गया? विकास में जन भागीदारी, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य ही है विकास में जन भागीदारी करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। और आपको पता ही होगा कि पंचायती जो राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको हमने के संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, ये तो पता ही होगा अपना, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ गया था। 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, शामिल किया गया था किससे? पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? ठीक है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? ऑप्शन ए उद्देश्य का यानी प्रेमबल में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में, ऑप्शन सी मूल अधिकार में यानी फंडामेंटल राइट्स में, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची में, ठीक है। किसमें है? भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? अरे भाई इनका भी आना था। तो ये किसमें है? भारत के संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, राज्य की नीति के निर्देशक डीपीएसपी में, ठीक, किसमें है? डीपीएसपी में। राज्य की नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भारत के संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदर्श जिसमें प्रतिष्ठापित है वह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। ये क्या है? एक सभ्य समाज के लिए बनाए गए नीति हैं जो ये क्या है? राज्य के कल्याण के लिए बनाए गए एक आदर्श नीति निर्देशक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने रहा यह, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन ए है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन बी है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ठीक है, ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्या है? ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है, ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद है 75 उसमें कहा गया है, ये आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मंत्रिपरिषद क्या है? लोकसभा के प्रति क्या? सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ क्या है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है, कि मंत्रिपरिषद तब तक है कि जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है, ठीक है। लोकसभा जो लोकसभा है मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित कर सकती है, पारित करके जब ये पारित हो जाता है तो वो मंत्रिपरिषद से इस्तीफा, यानी कि लोकसभा को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना होता है, ठीक है। और इसके समर्थन के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?
50 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्या है, लोकसभा है जो मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसमें है, आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें, आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। ठीक है, फर्स्ट है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। और सेकंड है, पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष। नहीं, न्यूनतम निर्धारित आयु का उल्लेख कितना है, 21 वर्ष का किया है, क्योंकि 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष तक है किसी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए। कितना है, 21 वर्ष, 21 ईयर। ठीक है, और पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर पंचायत समय पूर्व भंग हो जाती है, जैसे कोई पंचायत है उसके 6 मंथ शेष रह गए, उससे पहले वो भंग हो गई, तो जो अब नई पंचायत पुनर्गठित होगी तो वो 6 महीने के लिए होगी, केवल जो अवशेष जो समय बचा है उसके लिए होगी, ना कि 5 साल के लिए। अगर वो समय जब समाप्त हो जाता है 6 महीने, तो फिर आपको नए पंचायत का इलेक्शन यानी चुनाव कराने पड़ेंगे, और वो फिर पूरे 5 साल के लिए जारी रहेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन सा, पंचायत के समय पर भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है, केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी, केवल 2। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी यानी केवल 2 होगा। ठीक है, क्योंकि पंचायत, ये याद रखना, पंचायत अगर समय पूर्व भंग हो रही है और जितना चाहे वो 3 महीने बचा हो और चाहे 4 महीने बचा हो, उतने समय के लिए अगर नई पंचायत गठित की जा रही तो उतने समय के लिए होगी, और फिर जब वह समय कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नए इलेक्शन कराने होंगे पंचायत के, और नई जो पंचायत गठित होगी वो पूरे 5 साल के लिए होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति जिसे एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, सी सरकारी उपक्रम समिति, और डी याचिका समिति। कौन सी एक है जो सबसे बड़ी समिति है? तो वो कौन सी है? प्राक्कलन समिति बोलते हैं, जिसे एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्या है? प्राक्कलन समिति भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्राक्कलन समिति में क्या होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जो सभी किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, और जो सभी किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है, किससे होते हैं? सभी लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता। 30 सदस्य होते हैं, सारे लोकसभा से होते हैं, और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। और इसका कार्यकाल कितने का होता है? 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है एस्टीमेट कमेटी का यानी प्राक्कलन समिति का, और 1 वर्ष बीत जाने के बाद फिर से इसका गठन होता है, और प्रत्येक वर्ष में लोकसभा के सदस्यों में से ही इसका इलेक्शन किया जाता है, यानी कि चुनाव किया जाता है। प्रतिवर्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों में से ही। तो कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, और 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने ये रहा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ऑप्शन ए संविधान के उद्देश्य में यानी प्रेम्बल में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में, और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में। तो किसमें इसका उल्लेख किया गया है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें किया गया है? राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में यानी डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में इसका उल्लेख है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि कौन से उसमें है? आर्टिकल में, अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अनुच्छेद 51 में कहा गया भारत क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, भारत क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, उसका बढ़ावा करेगा आर्टिकल 51 में। ठीक है, तो किसमें है? आर्टिकल 51। और आर्टिकल 51 किसमें है? डीपीएसपी में। ठीक है, किसमें है? डीपीएसपी।
तो क्या हो गया इसका आंसर? राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 14, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए, भारत में संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। एक बार और पढ़ लीजिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये बात बिल्कुल सही, भारत के संविधान में कहीं भी यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, और जो अविश्वास प्रस्ताव है केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ किया जा सकता है? लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल आप 75 में देखेंगे, आर्टिकल 75 पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति समग्र रूप से उत्तरदायी होती है। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उस सदन में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है और समर्थन के 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, तो कहाँ है? लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। 5 क्वेश्चन और ही बचे हुए हैं। केंद्रीय और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे। केंद्रीय और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए, परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ऑप्शन डी, रिट अधिकारिता के अंतर्गत। कौन सा होगा? मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, कौन सा होगा? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगी ऑप्शन सी। ठीक है, और ऑप्शन सी आप बताने आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 यानी कि 131 यानी 131 के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद या फिर दो राज्यों के बीच होने वाले विवाद या दो से अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा भारत के उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता यानी कि मूल अधिकारिता के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उनको यह शक्ति प्राप्त है अकॉर्डिंग मूल अधिकारिता के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 131 में आप देखेंगे कि वह केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा कर सकता है और दो राज्यों के बीच निपटारा कर सकता है और दो से दो अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है उसका भी निपटारा कर सकता है। और ये कौन सी पावर है? इसके मूल अधिकारिता की पावर है। ठीक है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? यानी कि जजों की जो संख्या बढ़ाई जाएगी किसमें शक्ति है जो इसको बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, कि ऑप्शन बी, संसद, ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन बी, विधि आयोग। किसमें है? ठीक है, क्या है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीशों संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। याद रखिए, ना तो राष्ट्रपति के पास है और ना विधि आयोग के पास। ये कैसे है? पार्लियामेंट के पास यानी कि संसद के पास ये शक्ति है कि वह कितने न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, तो बी है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है? भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार, ऑप्शन जी, मौलिक कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। आपको बताना होगा कि भारत के संविधान में देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत होंगे? क्या होगा? कौन से मूलभूत होंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तंत्र में कौन सा
पॉजिटिव एस्पेक्ट लिए हुआ है, कौन सा निगेटिव है। ठीक है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक था ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में है और मौलिक अधिकार है ये निगेटिव एस्पेक्ट देते हैं। और इसको हम विस्तार से बाद में पढ़ाएंगे जब इसका ठीक है चैप्टर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी ये हम एमसीक्यू सीरीज करा रहे हैं। ठीक है, तो फास्ट करा रहे हैं, ज़्यादा कराएंगे तो कुछ बच्चे जो जानते हैं वो बोर होते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से हम लेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाएंगे, तब आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। यदि पंचायत विघटित होती है, ठीक है, तभी मैंने उसमें नहीं बताया था क्योंकि एक क्वेश्चन बना हुआ था आगे। यदि पंचायत विघटित होती तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होगी। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही मैंने इसमें सिंपल सा डाला हुआ है। ठीक है, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचित होती है। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। किसके लिए होगी। यदि पंचायत विघटित होगी तो किस अवधि के अंदर नई मतलब आपको पंचायत का गठन करना पड़ेगा, ये पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6 माह, यानी कि 6 महीने के अंतर्गत आपको 6 महीने तक अगर वो खाली पड़ी हुई है तब तक दूसरी मतलब पंचायत जब तक विघटित हो गई है, ठीक है, तब 6 महीने के अंदर आपको नई पंचायत का गठन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये अवधि बताएगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19। भारत के संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत यानी डीपीएसपी की बात हो रही है, निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। एक बार रिपीट कर लेते हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, सिद्धांतों हैं यहाँ, निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। फर्स्ट है भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। क्या है, आर्टिकल 44 में है, आपको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, आर्टिकल 44 में है। ठीक है, ग्राम पंचायत का संगठन है। ग्राम पंचायत का संगठन किसमें है, आर्टिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ग्राम पंचायत का संगठन आर्टिकल किसमें है, ये हमें बताना नहीं चाहिए, आप लोगों को कमेंट करके बताना चाहिए किसमें, आर्टिकल 40 में है। ठीक है, आर्टिकल किसमें है, 40 में है, ग्राम पंचायतों का संगठन। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। अब इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में, गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिबिंबित होता है। आपको बताने हैं कि ये जो 4 जो स्टेटमेंट दिए गए इसमें से कौन से हैं जो गांधीवादी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, गांधीवादी जो डीपीएसपी है निर्देशक तहत उसके अकॉर्डिंग है। तो कौन सा होगा, पहला है नागरिक समान, ऐसा कोई नहीं हुआ था। सेकंड किया था ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन ये था। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग। और थर्ड था ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो क्या हो गया, ऑप्शन बी 2 और 3 यानी सेकंड एंड थर्ड यानी कि 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया इसका क्वेश्चन आंसर, सॉरी। ठीक है, भारत ये उसमें हो जाएगा ग्राम पंचायत का संगठन, ये गांधीवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग है। और थर्ड है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी गांधीवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग है। तो ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन मौलिक कर्तव्य नहीं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और ऑप्शन डी संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान। एक बार रिपीट कर लेंगे, सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन डी संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का संविधान। तो आपको बताना कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिक वृत्ति का विकास ये है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी है, संविधान को मानना इसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन सार्वजनिक चुनाव में मतदान यानी कि इलेक्शन में वोटिंग करना, ये क्या डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। ये क्या है, हमारा एक संवैधानिक अधिकार है यानी हमारा एक विधिक अधिकार है। इलेक्शन करना यानी चुनाव करना क्या है, हमारा विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे हो गए पूरे 20 क्वेश्चन। आज पॉलिटी से क्वेश्चन लिए हुए थे, पूरे कंप्लीट हो गए। ठीक है, देखते हैं कोई नए क्वेश्चन है, नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही हमने लिए थे। नेक्स्ट हम लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी
बहुत सारे क्वेश्चन, अधिक से अधिक आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और सारे क्वेश्चन ऐसे, अगर आप इसमें से आपने 10 भी क्वेश्चन अगर कर पाए होंगे तो आपकी पॉलिटी की तैयारी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन मैंने काफ़ी टफ पूछे हुए थे। ठीक है, काफ़ी टफ थे और लेंथी क्वेश्चन भी बनाए हुए थे कि जिस तरह से आयोग बना रहा है अभी, पीसीएस हो या आरओ, जिस तरह से आयोग अभी बना रहा है उस तरह से क्वेश्चन बनाए थे। टाइम लगा था बनाने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अब आप पीवाईक्यू कराएं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू सही है, लेकिन अब सिर्फ पीवाईक्यू से भला होने वाला नहीं है, आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे और आपको डेप्थ से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐड कीजिए काफ़ी लोगों को। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और बाकी कल लेके आएंगे हिस्ट्री के सारे 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप जैसे कि एक्सप्लेनेशन हम साथ में करा रहे हैं, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ ABCD करके हम भगा रहे हैं क्लास को, एक्सप्लेनेशन भी करा रहे हैं, जिससे आपको थ्रू हर 360 डिग्री में उसका पूरा रीड आउट हो जाए, आपको पता चल जाए। क्वेश्चन वही नहीं आएंगे, क्योंकि हम कोई ज्ञाता नहीं जो हम वही क्वेश्चन लेके आ जाएं। ठीक है, अगर हम उस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन लाते हैं तो फिर वो क्वेश्चन वहीं से आएगा। क्योंकि चाहे आप क्वेश्चन देख लीजिए, अगर हम DPSP पढ़ाते हैं, DPSP से जैसे क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, फंडामेंटल राइट से आता है, फंडामेंटल ड्यूटी से ये आते हैं, लेकिन हम जब उसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे, तो फिर क्वेश्चन उससे बाहर कहाँ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।